नमस्कार, मेरा नाम विंध्या मालविया है। आज आपको इज़राइल और गाज़ा पट्टी की वो कहानी पूरी सुनाई जाएगी, जिसका आधा हिस्सा आप सब लोगों ने पहले ही वीडियो में सुन लिया होगा। जी हाँ, पहली वीडियो में आपने जैसा कि देखा कि इज़राइल की 1047 बीसी में कैसे शुरुआत हुई, कैसे किंग ऑफ इज़राइल जिसकी राजधानी जेरूशलम होती थी, वहां पे कैसे फर्स्ट टेम्पल का निर्माण हुआ, कैसे बेबीलोनियन आए, पर्शियन आए, रोम आए, कैसे उन्होंने इस फर्स्ट टेम्पल को बिगाड़ा बनाया, कैसे ये सेकंड टेम्पल बना, कैसे क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे विकास हुआ, फिर 638 एडी में कैसे यहाँ पे अरब आए, और उसके बाद 1891 के आसपास कैसे ज्यूज जो यहाँ से लगभग भाग चुके थे वो कैसे फिर से यहाँ आने की कोशिश करने लगे, कैसे ये सब कुछ पॉलिटिकल कन्वर्जेंट हो गया, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यूस ने ब्रिटेन का साथ दिया और ये लड़ाई जीतने के बाद ज्यूस की स्थापना एक माइग्रेंट के तौर पे फिर से ब्रिटेन ने कराना शुरू कर दिया। ये कहानी आपकी वहां जाके अटकी थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतने के बाद चाहता तो ब्रिटेन ज्यूस को पूरी तरह इज़राइल में स्थापित कर सकता था, लेकिन इसने एक दिमाग लगाया और ये 1946-47 में जाके इसने ये सारा मुद्दा यूएन को सौंप दिया और यूएन की 11 सदस्यीय एक कमेटी बैठी जिसने ये बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत। और जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का इलाका है, ये पे बताया गया, यूएन के निर्णय में लिया गया कि इसको पैलेस्टीन को सौंप दिया जाए और बीच का जो इलाका है ये इजराइल को मिले। मैंने ये भी आपको यहाँ पे जिक्र किया था कि भारत ने इसके एकमात्र भारत नॉन मुस्लिम देश था जिसने इसके विरोध में किया था कि नहीं, पैलेस्टीन का बंटवारा ये इस कदर देश के दो हिस्सों में नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा मत इसके पक्ष में पड़े थे कि हाँ, गाजा पट्टी वेस्ट बैंक का बंटवारा हो जाए, बीच का इलाका इजराइल को मिले, ऐसा मतलब मत बहुत ज्यादा था, इस वजह से यूएन का ये फैसला लागू हुआ। अगले ही दिन ब्रिटिशर्स वहां से चले गए और ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छे से पता थी कि सारे अरब कंट्रीज जिसके मन के खिलाफ ये हुआ है, ये सारे मिलकर इजराइल पे अटैक करेंगे। यहां तक आपकी कहानी आ पहुंची थी। तो अब यहां से एक नई कहानी शुरू करते हैं। ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी और ऐसा ही हुआ। उन्होंने सारे अरब कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पे अटैक किया। इजराइल फिर से एक करामाती देश के तौर पे उभरा और इस लड़ाई में सारे अरब कंट्रीज को इजराइल ने हरा दिया। 1950 के आसपास इजराइल ने इतना ही नहीं, लॉ ऑफ रिटर्न की एक घोषणा की जिसमें यह कहा गया कि पूरे विश्व में कहीं भी अगर ज्यूज हैं तो उनको इजराइल उनको नागरिकता देता है और वो जब भी चाहे इजराइल आके रह सकते हैं, वो इजराइल के नागरिक माने जा रहे हैं। ये सब कुछ चलता रहा। 1956 में आके, अच्छा आपको एक कहानी और बताते चले, आप जब नक्शे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक स्वेज कैनाल आपको दिखेगी। इस स्वेज कैनाल की 1 मिनट की कहानी आपको बताती हूँ कि ये जो कैनाल है, इसका निर्माण इजिप्ट के पास था, ये इजिप्ट का कैनाल था, लेकिन इसका जो शेयर था इसको बनाने में, वो इजराइल और माफ करिएगा, इजिप्ट और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया था। शुरुआत इन्होंने करी, लेकिन चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इजिप्ट ने अपने सारे शेयर्स यूके को बेच दिए, यानी कि ब्रिटेन को बेच दिए, और यूके और फ्रांस ने मिलकर वो कनाल बनवाई थी। ठीक, 1956 में आके इजराइल ने कहा कि इजिप्ट ने कहा कि इजराइल जो अपने मैक्सिमम सामान यहां से भेजा करता था कि ये कनाल नहीं यूज करेगा, इजराइल नहीं यूज करेगा। इजराइल ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने ये पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया इजिप्ट ने कि नहीं, पूरी तरीके से ये प्रतिबंधित है, इजराइल यहां से ना आ सकता है ना जा सकता है। इजराइल को ये बात नागवार गुजरी, इजराइल ने अटैक कर दिया। और इस अटैक में इजराइल अकेला नहीं था, यूके और फ्रांस ने भी इजराइल का साथ दिया, क्योंकि इजिप्ट जो था अब वो पूर्ण अधिग्रहण कर चुका था इस कनाल पे, मतलब वो यूके और फ्रांस की जो हिस्सेदारी थी उसको भी मान्यता नहीं दे रहा था। इस लड़ाई में इजराइल का साथ यूके और फ्रांस ने भी दिया।
ये लड़ाई इतनी करामाती निकली कि इजराइल ने न केवल अपने इलाके को ही वापस पाया बल्कि पूरे इजिप्ट पे भी उसने घेराबंदी कर ली, पूरे इजिप्ट को हड़प लिया। 1957 में यूएन बीच में आता है, वो कहता है कि नहीं, इजिप्ट का हिस्सा उसको वापस करो और तुम्हारा जितना है वो रहने दो, वो मध्यस्थता करता है। इस मध्यस्थता में रिटन एग्रीमेंट इजराइल लेता है कि ठीक है, आज के बाद इजराइल को कभी यहाँ आने से सुएज कनाल में रोका नहीं जाएगा, तब तो हम ये इनका इलाका वापस करेंगे। रिटन एग्रीमेंट मिलता है और इस तरीके से इजराइल अपनी जगह वापस आता है, इजिप्ट को उसके इलाके वापस मिलते हैं। हाँ, इसमें यूके और फ्रांस का घाटा हुआ क्योंकि अपना पैसा लगाने के बाद भी वो खाली हाथ उसको यहाँ से जाना पड़ा। इतना ही नहीं, 1964 में एक इजिप्ट में अरब के देशों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में पीएलओ का उदय हुआ, यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ। ये पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका एक ही काम था कि पैलेस्टीनियों के लिए जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलहाल थे, यानी कि एक समय जो स्थिति ज्यूज की थी, अब वो अरब का लोगों की हो गई थी। ठीक, तो पैलेस्टीनियों के लिए पॉलिटिकल और आर्मी के रूप में रिप्रेजेंट करती थी ये पीएलओ जो थी। ठीक, 64 में इनका उदय हुआ। 67 में नासिर, जो कि आपके इजिप्ट का शासक था, इसको फिर खुराफात सूझी। इसने कहा कि जब आप देखिए इजिप्ट को देखेंगे तो एक तरफ आपको स्टेट ऑफ सुएज कनाल दिखेगा, दूसरी तरफ आपको स्टेट ऑफ तेहरान दिखेगा, तेहरान की खाड़ी दिखेगी। इजिप्ट ऐसे बीच में है, एक तरफ आपको सुएज कनाल दिख रहा है, एक तरफ आपको स्टेट ऑफ तेहरान दिख रहा है। तो स्टेट ऑफ तेहरान से अपने सारे सामान भेजता था। यहाँ बगल में आपके इजराइल है, इजराइल अपने सारे सामान यहाँ से भेजता था। इजिप्ट ने क्या कहा कि नहीं, इस पे यहाँ से कुछ नहीं भेजेगा, इजराइल को हम यहाँ से कुछ नहीं भेजने देंगे। इजिप्ट को ये बात पता थी कि इजराइल ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा और वो फिर से अटैक करेगा। वो सारे अरब कंट्रीज के साथ आपका इजिप्ट तैयार था, लेकिन इजराइल के पास न जाने क्या ऐसा करामात है। सारे अरब कंट्रीज, इजिप्ट एक तरफ, इजराइल एक तरफ। उसने न केवल इस युद्ध में अटैक किया, न इस अटैक में अपने इलाके को उसने बचाया और स्टेट ऑफ तेहरान को वापस लिया कि नहीं हमारे यहाँ से कारोबार होंगे, बल्कि इजिप्ट के उन सारे हिस्सों को 6 दिन में फिर से कब्जा कर लिया जो 1956 में किया था उसने। स्थिति ये फिर से यूएन को मध्यस्थता करनी पड़ी। यूएन ने फिर कहा कि नहीं, तुम अपना इलाका लो, तुम अपना इलाका लो। स्टेट ऑफ तेहरान फिर से सबके लिए नॉर्मल हो गया था। अब आती है बारी, ये लड़ाई यूं ही चलती रहती है। 1969 में यासिर अराफात नाम का एक व्यक्ति होता है जो लीडर होता है, कहाँ का, आपके पैलेस्टीन का। इसको पीएलओ का चेयरमैन बना दिया जाता है। ये 67 में जब चेयरमैन बनता है तो इसने कहा कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई ऐसे नहीं हो सकती है, इजराइल के खिलाफ लड़ाई को ऐसे मतलब गुरिल्ला प्रणाली से हम लड़ेंगे। वो गुरिल्ला प्रणाली से ऐसे परेशान करना, आर्थिक रूप से कमजोर करना, ऐसा सब कुछ करता रहा। इजराइल इस चीज से तंग आ चुका था। इजराइल ने सोचा कि पीएलओ जिसके आर्मी ऑफिसर्स कहाँ रहते थे, लेबनान में, क्योंकि इजराइल अपने आसपास कहीं उनको रहने ही नहीं देता था। इजराइल ने बिना कुछ सोचे समझे लेबनान पे अटैक कर दिया। इसमें 18,000 से अधिक लोग मारे गए। पीएलओ जो था ये अपनी गुरिल्ला पद्धति फिर भी चालू रखा, अपनी गुरिल्ला पद्धति से परेशान करता रहा, लेकिन अब इस पद्धति में उसने आर्थिक कमजोरी देना इजराइल को ज्यादा स्टार्ट कर दिया। जैसे आप देखेंगे तो 1968 से लेके 77 के आसपास 29 प्लेन हाईजैक कर लिए इजराइल के। इस तरीके से वो कमजोर करता रहा। इजराइल इससे बिल्कुल परेशान हो गया था कि नहीं, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तो उसने लेबनान पे अटैक किया जिसमें इतने लोग मारे गए। इसमें ये जो सारा पीएलओ ने हिम्मत कर रखा था, इससे पीएलओ की जो थी वो तारीफ तो यूएन में खूब हो रही थी। इवन यूएन में वो बैठने लगा था। उसके मुखिया जो थे वो यूएन में जाके बैठने लगे, चारों तरफ से अरब देशों ने उसको वाहवाही दी। लेकिन अब ये लड़ाई पीएलओ वर्सेस इजराइल हो गई थी। अरब देश इस पे बैकफुट पे आ गए थे और पीएलओ अब हो रहा था कमजोर, इतना कमजोर कि 1988 के आसपास आके उसने टू कंट्री स्टेट की मसौदा को जारी किया कि ठीक है, तुम भी अपना रहो, हम भी अपना रहते हैं, कोई नहीं, शांति वार्ता करते हैं। ये 1988 में उसका प्रस्ताव 1993 13 सितंबर 1993 में एक आया ओस्लो अकॉर्ड, ओस्लो समझौता जिसे कहते हैं हिंदी में।
इसमें यूएन ने मध्यस्थता करी और समझौते में कहा गया कि ठीक है, फिर से वही चीज होती है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है ये पैलेस्टीन को दिया जाएगा, बीच का इलाका आपका होगा, अब इस पे मान जाओ। इजराइल ने तुरंत हामी भर दी कि हाँ ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन इजराइल ने घोषणा पे हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन उसने इस घोषणा को माना कभी नहीं। वो अभी भी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजरायलियों को भेजता रहा, लोगों को वहां माइग्रेशन कराता रहा। इस चीज से लोग बड़े परेशान हो गए थे, जितने पैलेस्टीन थे वो बहुत परेशान हो गए थे। वो समझ गए थे कि पीएलओ के बस की बात नहीं है। अब उदय हुआ हमास का। लोग इतना परेशान हो गए कि उन्होंने हमास की उत्पत्ति की। हमास ये पैलेस्टीन का एक ऐसा चिराग था, अलादीन का चिराग, जो अति का क्रूर था। इतना क्रूर कि एक दफा ऐसा मतलब इसका उदाहरण आप समझिए कि अब पीएलओ और इजराइल में कोई भी अब शांति की बात करता तो अब हमास के लोग उसको मार देते थे। यहां तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक दफा कहा कि ठीक है, शांति से रहते हैं, तुम अपने इलाके, हम अपने इलाके, सरकार बदल गई है, अब चीजें नॉर्मल करते हैं। हमास के लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। करंट सिचुएशन यही हमास आपको दिख रहा है, जो गाजा पट्टी से इजराइल पे अटैक कर रहा है। 4 से 10 दफा वो अटैक करता है। अभी वो अपना प्रतिशोध लेना चाहता है, पैलेस्टीन को पूरी तरह से स्थापित करना चाहता है। लेकिन इजराइल और गाजा पट्टी की ये लड़ाई अब 14,000 बच्चों के भूख पे आ टिकी है। इजराइल की जो इतनी कहानी मैंने आपको बताई, ये कहानी आपको कहीं से भी लग रही है कि इजराइल जो ज्यूस है, जिसके पास मोसाद है, वो हमास या पीएलओ जैसे किसी संस्था से डरेगा? क्या उससे मानवता की कोई गुहार, अपील, गुंजाइश, उम्मीद की जा सकती है? हमास जो वैसे तो एक तरीके से अब शरणार्थी बन के पैलेस्टीन्स रह गए थे, अपना हिस्सा मांग रहे थे, लेकिन अब ये उसी ढर्रे पे उतर गए थे जिस ढर्रे पे ज्यूस उतरे इजराइल। इसका बदला अब ले रहा है इजराइल गाजा पट्टी में हमास को अटैक करके। ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, ये एक तरीके के वही लोग थे पैलेस्टीन जो अपने आप को फिर से स्थापित करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने अब ढर्रा गलत अपना लिया, जिसका बदला इजराइल इतनी बुरी तरह ले रहा है। तो इजराइल ने आज से नहीं, लगभग 3-4 हजार साल से अपने अस्तित्व की लड़ाई ऐसे ही लड़ी है। तो मैं 2 वीडियो बना के आपको ये समझाना चाहती थी कि इजराइल से जो पूरा विश्व कह रहा है, क्या आपके अंदर मानवता नहीं है, क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं है, क्या मानवाधिकार के खिलाफ आपको समझ नहीं है, भूखे बच्चों की आपको नहीं दिख रही है उसको भूख, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक, अब रही भारत की बात। भारत पहले तो पैलेस्टीन के पक्ष में रहा, वो नहीं चाहता था कि पैलेस्टीन का यूं बंटवारा हो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में। बाद में 2014 से इजराइल की तरफ भारत का रुख रहा। पहले प्रधानमंत्री हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो इजराइल जिन्होंने दौरा किया। सुषमा स्वराज ने वैसे कहा कि ये बंटवारा हमारे बीच नहीं होगा, पैलेस्टीन का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन इवन जो पैलेस्टीन शहीद हुए थे, उनके मुखिया के यहाँ जाके हमारे प्रधानमंत्री ने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करी। लेकिन भारत का जो रुख रहा वो वैसे तो तटस्थ रहा, लेकिन थोड़ा इजराइल की तरफ इसलिए झुका हुआ है क्योंकि इजराइल रक्षा के तौर पे हमारी बहुत मदद कर रहा है। तो हम अपने कूटनीतिक संबंधों को इस कदर रखेंगे जहां भारत का लाभ होगा, भारत की अधिकता होगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब इतना ही था कि इजराइल से मानवता की अपील करना नितांत मूर्खता है। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए केवल अस्तित्व की लड़ाई देखता है। ठीक, वैसे इस चैनल का उद्देश्य भी यही रहा है हमेशा से कि हमारे यूथ, मीडिया, न्यूज इनके पीछे ना पड़े। वो सच ना जाने जो नेता बताए, जो मीडिया बताए। वो घट रही किसी घटना को के कारण को जाने कि आज ये घटना घट रही है तो इसके पीछे का इतिहास क्या रहा, क्यों घटी ये घटना, इसके पीछे क्या कारण है। तब उसको समझ में आएगा कि क्या ये लॉजिक जो मीडिया दे रही है ये सच है, क्या ये संभव हो सकता है कि भविष्य ऐसे बन सकता है। देखो, जब आप विश्व को नहीं जानोगे तो आप भारत को भी नहीं जानोगे। आपके अंदर एक उत्सुकता बनी रहे, इसलिए ये चैनल हम बना रहे हैं यहाँ पे, कि लोगों को जानने के लिए, देश को जानने के लिए, विश्व को जानने की उत्सुकता अपने अंदर बनाओ आप यूथ। ठीक, तो अगली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंचेगी एक नए टॉपिक के साथ। इजराइल की कहानी को पार्ट 1 में जाके पूरी तरीके से आप जरूर समझें, क्योंकि ये सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय पूरे विश्व का बना हुआ है। हमारे चैनल पे यूं ही हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।